नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पर, अपने सौर मंडल के एक ग्रैंड टूर पर। हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा है, कितना विशाल है और इसमें क्या-क्या छुपा है। तो तैयार हो जाइए, ये ब्रह्मांडीय यात्रा अब शुरू होती है। तो शुरुआत करते हैं एक जानी पहचानी जगह से। हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी खूबसूरत है ना? पर जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये बस एक शुरुआत है। ब्रह्मांड के इस विशाल खेल में हम बस एक छोटे से हिस्से में हैं। थोड़ा सा और दूर से देखते हैं। अब देखिए, हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है। ये एक बड़े से परिवार का हिस्सा है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। बीच में है हमारा सूरज और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हम सब। और अब और भी पीछे चलते हैं। ये देखिए, हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारों के बीच बस एक छोटी सी चमकती हुई बिंदी जैसा है। यहीं पर आकर एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, वो भी एक बहुत बड़े झुंड का हिस्सा है जिसे कहते हैं लानियाकिया सुपर क्लस्टर। सोचिए, आकाशगंगाओं का एक विशालकाय जाल, यही है हमारे ब्रह्मांड का असली पैमाना। तो ये समझना कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, ये हमें डराता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक उत्सुकता जगाता है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया की और भी ज्यादा कद्र करना सिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब बना कैसे? हमारा सौरमंडल ये आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल से। अगर हम समय में बिल्कुल पीछे जाएं, तो कहानी शुरू होती है लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग से। वहीं से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे अपने सौरमंडल की कहानी वो शुरू हुई करीब 4.6 अरब साल पहले, जब यहाँ कुछ नहीं था सिवाय गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल के, जिसे नेबुला कहते हैं। इसी आइडिया को, इसी थ्योरी को नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैस और धूल के एक ही विशाल घूमते हुए बादल से पैदा हुआ है। तो हुआ ये कि ग्रेविटी ने, यानी गुरुत्वाकर्षण ने, इस बादल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसकी घूमने की रफ्तार तेज होती गई। बिल्कुल बीच में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें जमा हुई और इतनी गर्म हो गई कि उनमें आग लग गई और बन गया हमारा सूरज। और जो बाकी धूल और गैस बची थी, वो आपस में जुड़कर हमारे ग्रह बन गए। हाँ, वैसे ये अकेली थ्योरी नहीं है। एक और दिलचस्प थ्योरी थी पहले कि एक बहुत बड़ा तारा हमारे सूरज के पास से गुजरा और उसकी ग्रेविटी ने सूरज में से कुछ हिस्सा खींच लिया, जिससे हमारे ग्रह बन गए। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही। लेकिन आज के समय में ज्यादातर वैज्ञानिक नेबुलर हाइपोथेसिस को ही सही मानते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा सौर मंडल बना कैसे, तो चलिए अब इसका एक टूर करते हैं और शुरुआत करते हैं अंदर के ग्रहों से, वो चट्टानी दुनिया जो सूरज के सबसे करीब है। इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब चट्टान और मेटल से बने हैं। इनकी सतह ठोस है, मतलब सैद्धांतिक रूप से इन पर खड़ा हुआ जा सकता है। तो हमारी लिस्ट में पहला स्टॉप है मर्क्यूरी, यानी बुध, सौर मंडल का सबसे तेज, सबसे छोटा और सूरज के सबसे पास वाला ग्रह। जैसा मैंने कहा, ये सबसे छोटा प्लैनेट है, सूरज के सबसे करीब, और इसका कोई चांद भी नहीं है। और इसकी रफ्तार का तो क्या ही कहना, सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। सोचिए, वहां पर एक साल कितना छोटा होता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की तरफ। ये अपनी चमक के लिए मशहूर है, लेकिन इसका माहौल बहुत ही गर्म और जहरीला है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वीनस मर्करी से भी ज्यादा गर्म है, जबकि वो सूरज से ज्यादा दूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के इतने घने बादल हैं कि वो गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देते, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसका भी कोई चांद नहीं है, और हाँ, ये बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। पृथ्वी को छोड़कर अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे मशहूर पड़ोसी मार्स पर। जी हाँ, वही लाल ग्रह जिसके बारे में हम सब ने सुना है और जहां भविष्य में इंसान जाने के सपने देख रहा है। इसका लाल रंग क्यों है? क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है। सीधी भाषा में कहें तो जंग। तो ये एक तरह से एक जंग लगा हुआ ग्रह है। यहीं पर हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, निक्स ओलंपिया।
और जहां हमारी पृथ्वी का एक चांद है, वहीं मार्स के पास 2 छोटे-छोटे चांद हैं, फोबोस और डीमोस, जो देखने में आलू जैसे लगते हैं। तो इन 4 चट्टानी ग्रहों के बाद सौरमंडल में एक बहुत बड़ी खाली जगह है। इसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ये चट्टानों और छोटे-छोटे ग्रहों का एक बहुत बड़ा घेरा है, जो इनर और आउटर सोलर सिस्टम को अलग करता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस ग्रह के टुकड़े हैं जो कभी बन ही नहीं पाया। तो चलिए अब इस बेल्ट को पार करते हैं और बाहरी सौरमंडल की तरफ चलते हैं, जहां गैस और बर्फ के विशालकाय ग्रह हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। ये हैं हमारे बाहरी ग्रह, जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति, जो हमारे सौरमंडल का राजा है, सबसे बड़ा। फिर आता है सैटर्न यानी शनि, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण, जो एक तरफ पूरा लेटा हुआ है। और आखिर में नेपट्यून यानी वरुण, सबसे दूर का नीला और तूफानी ग्रह। लेकिन इन विशाल ग्रहों से भी ज्यादा दिलचस्प शायद इनके चांद हैं। हाँ, इनके चंद्रमा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन्हीं में से किसी चांद पर कुछ ऐसा मिल सकता है जो हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जुपिटर के एक बर्फीले चांद यूरोपा पर वो चीज मौजूद हो सकती है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है? वैज्ञानिकों की थ्योरी ये है कि यूरोपा की मोटी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का समंदर छिपा है। और हम सब जानते हैं, जहां तरल पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। ये खोज हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जीवन के लिए इतना जरूरी पानी यूरोपा की बर्फ के नीचे छिपा हो सकता है, तो सोचिए हमारे इस विशाल सौरमंडल में और कितने गहरे राज दफन होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।